Friends, welcome back. I am Vijendra Nagda once again welcoming you all to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss a very important chapter of class 10 that is about Indian freedom struggle. And the chapter's title is Nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लगभग मेन सारा पार्ट कवर किया हुआ है। तो आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में डिस्कशंस के जो पॉइंट हैं वो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाई वाज द अमृतसर मैसेकर अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस घटना ने भारतीय जनता और ब्रिटिशर्स के बीच के रिलेशन को किस तरह प्रभावित किया। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वर देयर आइडियल्स, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। फिर तीसरा हम देखेंगे किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था भारत की डिफरेंट सेक्शंस के लोगों ने किस तरह उसमें पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया और उनके क्या विचार थे, क्या आदर्श थे और उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था और मेनली ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था, यूरोप का जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में लड़ा गया था। और इसमें इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा था और इंग्लैंड भारत पर रूल करता था। इस वजह से इंग्लैंड ने क्या किया, उसमें भारत को भी ज़बरदस्ती जो है शामिल करा लिया और इस तरह भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा। और जब भारत को प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है भारत और भारत की जनता को झेलने पड़े, बहुत सारे इसके प्रभाव जो है भारतीयों पर पड़े। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस समय भारत का जो रक्षा खर्च था वो अचानक से बहुत तेज गति से बढ़ गया, यानी बहुत सारा पैसा जो है देश की सेना और देश की रक्षा के लिए, यानी जो है अंग्रेजों द्वारा युद्ध में जो खर्चे किए जा रहे थे उस पर खर्च होना स्टार्ट हो गया। दूसरा, ये जो खर्च इतना ज़्यादा हो गया था तो ऐसे में सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए देश में बहुत सारे नए टैक्स इस समय लगा दिए और जो पुराने टैक्स थे उनको भी इंक्रीज कर दिया गया। जो नए टैक्स लगाए गए थे वो मेनली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसको वहन करने के लिए, उसका खर्च निकालने के लिए किए गए थे। डिमांड्स फॉर सप्लाई लेड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेस। इस समय जो थी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और जो सप्लाई थी उसकी शॉर्टेज थी, तो इस वजह से अचानक चीज़ों के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, जिसको हम कह सकते हैं मार्केट में अचानक से जो है महंगाई बहुत बढ़ गई। और ये महंगाई का प्रभाव भारतीय जनता को पड़ा। युद्ध से उन्हें कोई लेना देना नहीं था लेकिन उन्हें टैक्स देने पड़ रहे थे, उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे ज़्यादा है कि इस महंगाई ने भारतीय जनता के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर दी। ठीक है, इसी समय जो है देश में चीज़ों का इंपोर्ट भी कम हो गया था और उस इंपोर्ट ने क्या किया, देश में जो है महंगाई को और अधिक बढ़ाया। साथ ही साथ इस समय जो नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसमें इनकम टैक्स भी ब्रिटिशर्स ने लगाया। तो इन सारी चीज़ों से, इसके अलावा जो देखा जाए तो इस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करके विदेश में लड़ने के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे युवा जो थे गांव-गांव से, जगह-जगह शहरों से ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किए जा रहे थे और उन मरने के लिए जो है विदेश में या यूरोप में जहाँ जहाँ पर भी युद्ध चल रहा था वहाँ भेजा जा रहा था। तो ये जो सारा समय था भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किलों का समय था। इसी समय अकाल भी पड़ने लग गया था, कहीं फसलें ख़राब हो गई, महंगाई पहले से ही परेशान कर रही थी। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारतीय जनता के लिए, सभी तरह की जनता के लिए बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट की और इन परेशानियों में भी भारत ने इंग्लैंड का साथ
दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। बहुत सारी जगह भारतीयों ने अंग्रेज़ों की अलग अलग तरह से मदद की। जैसे महात्मा गांधी ने इस समय एम्बुलेंस बनाकर ब्रिटिश सैनिकों के इलाज की व्यवस्थाएं की थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इस समय सेना भेजकर ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। तो हर जगह जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प हुई थी। कहीं कहीं ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां भी हुई, लेकिन जो है भारतीयों ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। और जब मुश्किलों का सामना किया तो उन्हें लगा कि युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है उन्हें उसका लाभ मिलेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ पहले जैसी सामान्य हो जाएगी और भारतीय जनता को शायद इस युद्ध में हेल्प की वजह से कुछ रियायतें या जो है कुछ सब्सिडीज टाइप में मिल सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और बातें देखें तो इस समय भारतीयों पर इस वर्ल्ड वॉर के और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स में देख सकते हैं। बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। इस समय सबसे ज़्यादा जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फ़ायदा हुआ वो भारत के बिजनेस ग्रुप के लोगों को हुआ, क्योंकि इस समय इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। इंग्लैंड में जो है मैन्युफैक्चरिंग कम हुई तो भारत से चीज़ों का एक्सपोर्ट हो गया। स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस समय बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे देश की चीज़ें अब विदेशों में जा रही थी और भारतीय उद्योगपति बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड। इस समय भारतीय उद्योगों का बहुत अच्छे से विस्तार हुआ। इसी समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है अचानक से राइज कर गई, क्योंकि उसको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड से बहुत सारा ऑर्डर मिलने लगा था और हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद और बाकी सभी जगहों पर बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो रही थी। लीड द ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर आर्मी। इस समय ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को भी बढ़ाने के प्रयास किए और इसके लिए ज़बरदस्ती गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों को प्रेशराइज किया गया है कि वो सोल्जर्स भेजे, यानी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रोड। इस समय जो है भारतीय सैनिकों को विदेशों में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। तो ये सारे सब भारतीय लोगों और देश की जनता पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट्स थे। अब इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ा मेजर इवेंट इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ही भारतीयों को जो है वो मिला कि इस समय भारतीय राजनीति में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ जो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वैसे तो भारतीय थे, लेकिन वो जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भारत में पूरी करने के बाद इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से फिर वो वकालत करके जब भारत लौटे उसके बाद उन्हें किसी मामले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और 1893 से लेकर 1915 तक लगभग 22 साल तक गांधी जी ने अपना जीवन जो है दक्षिण अफ्रीका में काटा। और महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, लेकिन वहाँ से महात्मा गांधी के रूप में भारत आए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट जो रेसिज्म के अगेंस्ट थे, इंडियन के अगेंस्ट थे, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट थे, उन मूवमेंट को लीड किया था। वहाँ पर एक नई तरह का जो है आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था जिसे सत्याग्रह मूवमेंट कहा जाता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे और जब भारत आए तो वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में कुछ ही समय में देश के सबसे महत्वपूर्ण लीडर के रूप में आ गए। तो महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज अ मास लीडर आफ्टर हिज अराइवल इन 1915। तो 1915 में इनके अराइवल के बाद ही वो एक मास लीडर बन गए थे। मास लीडर यानी देश की जनता के लीडर बन गए थे। जब वो भारत वापस आए तब वो 46 वर्ष के थे और 1915 में जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हीं के भारत आगमन के दिवस को NRI डे या नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत आने के बाद उन्होंने कुछ समय तक तो देश की राजनीति को देखा समझा, लोगों की स्थितियों को जाना और उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह से मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट किया कि कुछ ही समय में वो जो है देश के बहुत बड़े लीडर बन गए थे। उनकी जो लीडरशिप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाए थे। भारत में आने के बाद उन्होंने अपना पहला ईयर जो है देश के अलग अलग भागों में घूमकर देश की परिस्थितियों को, देश के लोगों और जो है स्थितियों को जानने समझने में बिताया और उसके बाद देश के लोगों की क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है और सारी स्थिति को उन्होंने समझा। गांधी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो कोई भी कार्य अचानक से नहीं करते थे, सारी चीज़ों को समझने देखने के बाद ही करते थे। और यहाँ ये देखने को मिलता है कि इतने बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने 1 साल तक भारतीय राजनीति में कुछ नहीं किया, चीज़ों को समझा और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव छोड़ना स्टार्ट किया भारतीय राजनीति में। अब गांधी जी का अगर ओवरऑल इम्प्रेशन देखा जाए कि भारतीय राजनीति में क्या था, तो उन्होंने
मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर किया, लाखों लोगों को प्रभावित किया कि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो जाए। यही उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ही इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, और उनके बहुत सारे कोटेशन है, उनमें से एक है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, एंड देन यू विन। यानी आप जब भी कोई कोशिश करते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, फिर आप पर हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आप विजय की ओर पहुंचते जाते हैं जब आप फाइट करना स्टार्ट करते हैं या स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी ने इस तरह से लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दिया, और यही उनका भारतीय राजनीति या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने लोगों में लड़ने की हिम्मत, आत्मविश्वास पैदा किया, और जिसकी वजह से भारत देश को आज़ाद कराया जा सका। अब भारत में आने के बाद गांधी जी के स्टार्टिंग मूवमेंट कौन से थे, इनिशियल मूवमेंट जो है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पूछा जाता है कि भारत में आने के बाद गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे। तो उसमें जो सबसे पहला मूवमेंट गांधी जी ने भारत में आने के बाद 1 साल जो स्पेंड किया, उसके बाद सबसे पहला मौका उन्हें मिला चंपारण, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वहाँ पर इंडिगो फार्मर्स की समस्याओं को लेकर गांधी जी ने अपना पहला मूवमेंट 1960 दिसंबर 1916 में ये स्टार्ट किया, बिहार के चंपारण ज़िले में। और ये इंडिगो प्लांटेशंस से पीड़ित जो किसान थे, वो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो था, जिसमें ज़बरदस्ती किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कराए जाते थे और उनकी ज़मीन पर जो है इंडिगो प्लांट की जाती थी, तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया। तो गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह जो है वो बिहार के चंपारण ज़िले में इंडिगो प्लांटेशंस के लिए था। ठीक है, इंडिगो जो फार्मर्स थे उनके फेवर में था, और इस मूवमेंट में गांधी जी जो है सक्सेसफुल रहे। एक कुछ समय के फार्मर के स्ट्राइक और उस एजिटेशन के बाद ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स की डिमांड को मान लिया, और इस तरह से उनसे ज़बरदस्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिगो की फार्मिंग कराई जाती थी, वो बंद कर दी गई। ठीक है, दूसरा मूवमेंट गांधी जी का जो था वो 1917 में स्टार्ट हुआ, वो था खेड़ा। ये भी फार्मर्स का ही एक मूवमेंट था, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फार्मर्स की हेल्प के लिए किया गया था। और इस समय जो फार्मर्स थे वो थे क्रॉप फेलियर की वजह से प्रभावित थे। अकाल या बारिश न होने की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी, फिर भी किसानों से ब्रिटिशर्स टैक्स ले रहे थे। तो उस टैक्स के अगेंस्ट में गांधी जी के पास गए किसान, और गांधी जी ने कहा कि कोई टैक्स नहीं देना है। और जो है एक मूवमेंट कुछ समय यहाँ भी चला, और उसके बाद ब्रिटिशर्स उस ईयर के लिए उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिया, और इस तरह से गांधी जी को अपने दूसरे स्ट्रगल में भी जो है एक तरह से विजय मिली। तो पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मूवमेंट जो गांधी जी का था वो भी गुजरात में ही था, और गुजरात में जो था इस बार वो मूवमेंट जो है किसानों के लिए न होकर इस बार था मिल वर्कर्स या मजदूरों के लिए। और ये गुजरात के अहमदाबाद में 1918 जो था, उसमें तो 16, 17, 18 3 ईयर कंजिक्यूटिव आप याद रखने कंटिन्यूस है। और ये मूवमेंट मिल वर्कर्स जो थे, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, हमने अभी पढ़ा था, लेकिन मिल वर्कर्स की जो वेजेस थे वो पहले की तरह ही थे, और उनको बहुत जो है काम कराया जा रहा था, लेकिन उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। जबकि मिल वर्कर्स मिल ओनर जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे थे। तो मिल वर्कर्स ने कहा कि उस बेनिफिट में हमें भी शेयर मिलना चाहिए। गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने कहा आपकी डिमांड सही है, और उन्होंने मिल वर्कर की स्ट्राइक करा दी। पहली बार भारत देश में मिल वर्कर्स ने, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की, और स्ट्राइक बहुत लंबी चली, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक। और उसके बाद मिल ओनर्स ने मिल वर्कर्स की डिमांड को मान लिया, उनकी जो वेजेस थे वो बढ़ा दिए गए, और इस तरह से गांधी जी के तीसरा मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। तो फर्स्ट चंपारण, सेकंड खेड़ा और थर्ड अहमदाबाद, 16, 17, 18, ये 3 मूवमेंट गांधी जी द्वारा इनिशियली छोटे छोटे मूवमेंट चलाए गए थे फार्मर्स और लेबरर्स की डिमांड्स को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन भारत में या तो फार्मर थी या फिर लेबरर थी, और गांधी जी ने उन्हीं की डिमांड को लेकर ये मूवमेंट चलाए थे। और इन इन मूवमेंट की वजह से ही गांधी जी एक तरह से भारत की एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को प्रभावित करने में सफल रहे। और इस बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो किसानों और मजदूरों की थी, उन्होंने गांधी जी को अपने एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, या उन्हें लगने लगा कि महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति है जो हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। तो गांधी जी के छोटे छोटे 3 मूवमेंट जो हैं, उन्हें जनता के मन में अपना स्थान दिलाने में सफल रहे। इसके बाद
अब हम बात करते हैं गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया उन मूवमेंट को एक स्पेशल नाम से सत्याग्रह के नाम से जो है बुलाया जाता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो सत्याग्रह एक वर्ड हिंदी का जो है वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब जो है सत्य यानी ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट। सत्य के लिए रिक्वेस्ट, ट्रूथ के लिए आपकी रिक्वेस्ट को ही सत्याग्रह कहते हैं। इज अ नोबल मेथड, ये एक बहुत ही पवित्र तरीका है ऑफ मास एजिटेशन। ये मतलब जनता की लड़ाई का एक बहुत अच्छा तरीका है मास एजिटेशन का। और इसमें क्या किया जाता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये सत्य के ऊपर बहुत जोर देता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं अगर वो सही है तो उस सही काम को करते रहिए, उसे छोड़िए मत। किसी भी ऑपरेसर या किसी भी परेशान करने वाले व्यक्ति जो आपको वो काम करने से रोक रहा है उससे डरिए मत, उस काम को करते रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन जो हमें परेशान कर रहा है या डरा रहा है उस व्यक्ति को हमें नॉन वायलेंट वे से या अहिंसक तरीके से विरोध करना है, न कि उसको डराना धमकाना या हिंसा का यूज़ करना है। तो सत्याग्रह में दो मेजर फैक्टर है, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो है अहिंसा का प्रयोग करना है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी। इट सजेस्टेड दैट इफ द कोज वॉज ट्रू, यदि हमारा कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तब हमें लड़ाई लड़ने के लिए या संघर्ष करने के लिए किसी भी तरह के शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ से बिना हिंसा किए हुए भी ऑपरेसर को या अपने विरोधी को जो है परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंजेंस, बिना बदला लिए हुए और बीइंग एग्रेसिव, आक्रामक हुए हुए भी सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रही जो है अहिंसा के द्वारा अपने संघर्ष में जीत हासिल कर सकता है। तो सत्याग्रह में बदले की भावना नहीं होती, न ही किसी को डराने धमकाने या आक्रामक होने की भावना होती। सत्याग्रह तो जो है ऑपरेसर है या जो अन्यायी व्यक्ति है उसके मन के विचारों को बदलने का एक तरीका है और साथ ही साथ अपने सही रास्ते को न छोड़ने की हिम्मत दिखाने का रास्ता है कि अगर आप सही हैं तो आप अपने रास्ते को मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए बिना हिंसा का प्रयोग किए हुए। अगर आप विरोधी का विरोध करेंगे तो एक न एक दिन वो आपकी जो भी डिमांड है उसको मान लेगा या आपका जो विरोध कर रहा है वो विरोध करना बंद कर देगा। ये गांधी जी का एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत ही नया तरीका था जिसके द्वारा उन्होंने भारत के लोगों को कहा कि आप इसका प्रयोग करें। और भारत के लोगों के पास शारीरिक श्रम के जगह ये जो चीज़ थी ये उनके पास बहुत ज़्यादा थी कि वो भूखे रह सकते थे, वो मार खा सकते थे। ठीक है, और इसी चीज़ का गांधी जी ने यूज़ किया और इसी चीज़ ने एक तरह से भारत के लाखों करोड़ों लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक विश्वास दिया और उसी विश्वास के दम पर वो अंग्रेजों जैसे सुपर पावर को हराने में सफल रहे। तो सत्याग्रह एक डिफरेंट टेक्निक है जिसमें हिंसा का, शस्त्रों का कहीं कोई यूज़ नहीं होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में और ये लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सत्याग्रह को हमें अपने जीवन में प्रयोग करते रहना चाहिए। हमें अपने रास्ते में अगर लगता है सही है तो उससे डरने हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें हटाना चाहता है तो भी हमें नहीं हटना है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है, मारपीट या उसके प्रति गलत भावना, बदले की भावना नहीं रखनी है। तो गांधी जी का ये जो संदेश है न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उपयोगी रहा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी ये उपयोगी रहता है और इसी वजह से गांधी जी को मैन ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। अब हम बात करते हैं गांधी जी के स्टार्टिंग मूवमेंट जो हुए वो कहाँ कहाँ हुए। तो इनके ऊपर मैप में क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में जनरली गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट के ऊपर और गांधी जी के मूवमेंट के ऊपर फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट जो है बिहार के चंपारण जिले में था, तो ये बिहार का चंपारण है। दूसरा मूवमेंट उनका खेड़ा में था जो कि गुजरात में, उसी के बाद अहमदाबाद जो है गुजरात में ही है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ शो करने हैं। फिर गांधी जी ने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो बॉम्बे में चलाया था, तो ये भी यहाँ है। फिर अमृतसर में जालियांवाला बाग के अगेंस्ट में भी गांधी जी का मूवमेंट था। तो ये सारे प्लेसेस पूछे जाते हैं, आपको इनको मैप में शो करना है। बिहार में चंपारण,
अमृतसर जो है पंजाब में है, खेड़ा जो गुजरात में है और बॉम्बे महाराष्ट्र में। बहुत इजी से हैं लेकिन मैप में ये बहुत स्कोरिंग रहते हैं, तो आपको आना चाहिए। अब जब गांधी जी इंडिया में आए, अपने 3 मूवमेंट उन्होंने चलाए, उसी समय क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिसकी वजह से क्या है, गांधी जी को नेशनल लेवल पर अपना एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। और वो जो रीज़न था जिसकी वजह से गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, तो 1914 से 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, उसका रिजल्ट ब्रिटिशर्स के फेवर में आया। ब्रिटिशर्स उसमें विनर रहे, और विनर रहे, लेकिन विनर होने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता, जिसने बहुत हेल्प की, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी घटनाएं भी ऐसी हुई जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स नाराज हो गए, और उन्होंने भारतीय जनता को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून जो है वो 1919 में, मार्च 1919 में बनाया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये जो है एक बहुत ही सख्त कानून था। इस कानून के अंतर्गत 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें रॉलेट एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड गवर्नमेंट विद द ऑटोक्रेटिक पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन। इसके अंतर्गत भारतीय लोगों द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत सारे तानाशाही अधिकार इस कानून के द्वारा प्रदान कर दिए गए। और दूसरा, इस कानून में इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और इसमें जो भी राजनीतिक गतिविधियों में गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को बिना ट्रायल, बिना कोर्ट में ले जाए हुए 2 वर्ष तक जो है पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था। तो ये जो कानून था, उसी कानून को गांधी जी ने न अपील, न दलील, न वकील नाम दिया। गांधी जी ने इसे काला कानून या ब्लैक लॉ जो है वो भी डिक्लेयर किया। और ये कानून जो है भारतीयों के प्रति बहुत ऑप्रेसिव था, जिसमें पुलिस को अल्टीमेट पावर दिए गए थे कि वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी चाहे गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसे जेल में रख सकती है। तो ये बहुत ही जो है अत्याचारी कानून था, और इस कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया। और इसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाया गया उसको कहा जाता है द रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। तो गांधी जी ने 1919 में जब ये कानून बना, मार्च 19 में, तभी इस कानून के लिए जो है सत्याग्रह करने का निश्चय किया। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यह कानून जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का भी जो एक तरह से हनन करता था, तो इसलिए इसका विरोध करने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल बेसिक फ्रीडम। उनके अनुसार गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गवर्नमेंट इस तरह से कानून बनाकर बाधित करे या रोके। सिटीजन्स क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश। गांधी जी ने इसे दानवी या जो है काला कानून, राक्षसी कानून के रूप में इसको डिक्लेयर किया। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू द एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने पूरे भारत के स्तर पर 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निश्चय किया, नॉन वायलेंट अहिंसक हड़ताल का आह्वान किया। और पूरे देश में इस दिन 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। पूरे देश में सत्याग्रह सभाएं हुई और अंग्रेजों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध इस कानून के विरोध में जो है किया गया। पूरे देश के स्तर पर बहुत सारे जो है मास एजिटेशन के प्रोग्राम हुए, और यहीं से हमारे देश में पब्लिक या मास का पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट से। आफ्टर 1990 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिकेम ए मास मूवमेंट। और यहीं से भारत देश में जो है मास मूवमेंट, जनता के आंदोलन इसके बाद प्रारंभ हो जाते हैं। इन आंदोलनों में पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, विमेन, सब लोग बहुत बड़ी संख्या में, फैक्ट्री वर्कर, सब लोग बहुत अधिक संख्या में भाग लेते हैं। स्पेशली इस मूवमेंट में जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और इवन जो है बिजनेस ग्रुप के लोगों ने भी एक्टिवली कांग्रेस को सपोर्ट किया इस सत्याग्रह मूवमेंट में। और 1920 में जो भी इसके अगेंस्ट में मूवमेंट चले, तो बिजनेस क्लास के लोगों ने भी अब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है बहुत बड़ी हड़ताल सक्सेस के रूप में रहा। 6 अप्रैल को देख सकते हैं, ये पिक्चर है उसी टाइम का, जिसमें मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट 6 अप्रैल 1919 को रोड पर
पब्लिक द्वारा निकाले गए एक रैली है जिसका ये पिक्चर है। तो देश भर की जनता ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया और ये पार्टिसिपेशन से अंग्रेज जो है बहुत नाराज़ हो गए। ठीक है। द रोलर सत्याग्रह, फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़। ये जो रोलर सत्याग्रह है ये भारत का अखिल भारतीय स्तर का पहला एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया गया। मेनली ये सिटीज़ में ही हुआ लेकिन पूरे देश के लेवल पर किया गया था। इन अप्रैल 1990 देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन द कंट्री। पूरे देश भर में बहुत सारी हड़तालें हुई, बहुत सारी रैलियां और विरोध प्रदर्शन इस रोलर एक्ट के विरोध में किए गए और गवर्नमेंट ने इन प्रदर्शनों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं लिया, बहुत ही क्रूरता के साथ उन्होंने इनको दमन करने का निश्चय किया। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पुलिस द्वारा दमन किया गया, हड़ताल करने वाले लोगों के ऊपर गोले दौड़ाए गए, उन पर मारा पीटा गया, बहुत सारी जगह जो है लाठी चार्ज किया गया। तो इस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने दमनपूर्वक इसका दबाने की कोशिश की और जनता ने उत्साह के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। और यही स्थिति बिगड़ती है जब पंजाब में अमृतसर जो ज़िला है उसकी जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। ऑन 13 अप्रैल 1990 अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। अब यहाँ की थोड़ी सिचुएशन जो है अमृतसर में, कि अमृतसर में इस रोलर सत्याग्रह जो था वो थोड़ा सा हिंसक हो जाता है। पुलिस की गतिविधियों से लोग नाराज़ हो जाते हैं और पुलिस और जनता के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो है मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और कुछ जो वहाँ के लोकल कांग्रेस लीडर थे सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, ऐसे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर जो है मार्शल लॉ हो जाता है, लोगों को घरों से बाहर निकलने की जो है परमिशन नहीं होती है। मार्शल लॉ में कर्फ्यू की सिचुएशन जो होती है जब कोई घर से नहीं निकल सकता और पुलिस के पास ये राइट होता है कि वो किसी को भी जो है गोली मार सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पंजाब में चल रही थी। उसी समय पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसको बैसाखी कहा जाता है वो आता है और इसे हर वर्ष जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार पूरे पंजाब में हंसी खुशी के साथ, जो फसल कटने के बाद गेहूं की फसल कट जाती है इस समय, तो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वर्ष भी ये सेलिब्रेट किया जाना था 1919 में, और लेकिन जो है लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि इस समय मार्शल लॉ लगा हो और बहुत सारे लोग हर वर्ष की बात ही इसको सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। और वहाँ पर जो सिचुएशन चल रही थी, भीड़ कम थी और जो भी लोग थे तो टेंशन का माहौल था, तो लोगों ने वहाँ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ लोग उसमें से सरकार का जो दमनकारी नीतियाँ थी उसके विरोध में वहाँ पर इकट्ठा भी हो गए थे। उन्होंने बोलना और भाषणबाजी भी वहाँ शुरू हो गई थी। अदर्स टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और बहुत सारे लोग बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने आए थे। तो इस तरह से जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दीज विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। अब बहुत सारे लोग इसमें गांव के क्षेत्रों से आए थे। जनरली जब भी त्यौहार होता है तो शहरों में मेले लगते हैं और आसपास की गांवों से पब्लिक आती है। तो इस जलियांवाला बाग में भी आसपास की गांवों से बहुत सारे लोग मेले में पार्टिसिपेट करने आए थे। उन्हें मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। आज की तरह मीडिया या टीवी या उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि जो है मार्शल लॉ भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और जब जनरल डायर को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा है, जनरल डायर यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जनरल डायर हैं, तो उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है तो तुरंत वो अपने एक ट्रुप के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस बाग में एंट्री और एग्ज़िट का जो पॉइंट था वो ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद तुरंत अपने जितने भी सिपाही थे उन सबको आदेश दिया कि वो लोगों पर गोली चला दे। ही ऑर्डर्ड फायर, और इस तरह से वहाँ पर जो है गोलियां चला दी गई, जबकि जनता कोई हिंसक प्रदर्शन या किसी तरह का कोई आक्रामक मूड में नहीं थी। फिर भी उसने गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया और भीड़ इधर उधर भागने लगी। उसने तब तक गोलियां चलाई जब तक कि सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई, और उसके बाद बिना कुछ किए हुए हज़ारों लोग वहाँ
जो गोलियों की वजह से मर रहे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब जो है इधर उधर भाग रहे थे, उनको चुन चुन कर गोलियां मारी गई। और डायर का इंटेंशन था वॉज टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट। उसका इंटेंशन था कि वो एक मॉरल इफेक्ट भारतीय जनता पर एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, उनमें आतंक की स्थिति पैदा करना चाहता था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह करने का क्या मतलब होता है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। हजारों जो है सैकड़ों बच्चे और महिलाएं और बूढ़े लोग मारे गए, बहुत से घायल हो गए ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स विच अल्टीमेटली लेड टू नेशन वाइड आउटब्रेक। और यहीं से पूरे देश में इस घटना की वजह से जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा जिस तरह से निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण से गोलियों से मार दिया गया, इस घटना ने पूरे देश की जनता को आंदोलित कर दिया, उद्वेलित कर दिया। पूरे देश में जो है एक बहुत विरोध का माहौल इस घटना ने कर दिया और यहीं से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो पूरे देश में फैल जाता है। यहाँ से जनता को लगने लगता है कि ब्रिटिशर्स भारतीयों के लिए किसी भी तरह से जो है उनके लिए रूल बनाने वाले नहीं हैं, उनके साथ जो है हमेशा इनडिस्क्रिमिनेशन या बहुत ही ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं। तो देश की सारी जनता इस घटना के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहीं से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है पूरा देशव्यापी हो जाता है और देश के हर वर्ग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर, कन्याकुमारी से हर क्षेत्र, हर राज्य, हर वर्ग के लोगों तक पहुंच जाता है और सब लोग अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहीं गांधी जी भी इंडिया में आ जाते हैं, जो इन सब लोगों के जो इच्छाएं हैं ब्रिटिश विरोधी थी उन सब को एक तरह से आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो इस तरह से भारत में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है यहाँ से पूरा राष्ट्रव्यापी बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो हुई थी। और इस तरह से ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं, एक पेंटिंग है जिसमें एक तरफ जनरल डायर की सेना या पुलिस जो है वो निर्दोष लोगों पर गोलियां चला रही है और लोगों के पास कोई हथियार नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं और लोग उन गोलियों से शिकार होकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, गिर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इधर उधर भाग रहे हैं। और ये जो है भारतीय इतिहास का एक बहुत भयानक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो हम सब के लिए याद रखने जैसी है कि किस तरह से हमारे हज़ारों निर्दोष लोगों को यहाँ पर इस ब्रिटिश अत्याचार और आतंक का सामना करना पड़ा। ये उस हत्याकांड के कुछ सबूत हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आज भी दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान हैं। ये वो कुआं है जो उस बाग में था, जहाँ पर लोगों ने बचने के लिए इस कुएं में कूदने की कोशिश की। कुछ लोग कुएं में कूदे, उनको देखा तो एक बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए और बहुत सारे लोग पानी में डूबकर मारे गए थे। तो ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है उन वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। इस घटना के विरोध में भारत में बहुत ज़्यादा जो है एजिटेशन देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें इस समय नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, उन्होंने अपना गुस्सा जो है एक्सप्रेस द पैन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि वापस लौटा दी इस घटना के विरोध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ड्यूरिंग रॉलट सत्याग्रह पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू इंश्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड। और यहीं से इस आंदोलन के बाद से हिंदू और मुसलमानों की एकता के भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, जहाँ पर मिलकर संघर्ष करने की भावना का यहाँ से प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी ऑलवेज वांटेड हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। किसी भी तरह के कॉज में महात्मा गांधी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है इस आज़ादी के या ब्रिटिश विरोध में मिलकर लड़ाई लड़े। तो इस तरह से ये जो है घटना न सिर्फ हिंदू मुसलमानों की यूनिटी में बल्कि भारत देश की आज़ादी के लिए भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बनती है, जहाँ सब ने मिलकर बाद में प्रयास किए और देश को आज़ाद कराया। इसके बाद इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू हो जाता है और इसी बीच कुछ और घटनाएं भी जो होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो इस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करती है। और उन घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो थी कि प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो भी जीते हुए देश थे उन्होंने हारे हुए देशों के साथ जो है संधियां की। और ऐसी ही संधियों में एक संधि हारा हुआ देश जो टर्की या तुर्की जिसे कहा जाता है उसके खलीफा के साथ की गई। तुर्की का जो सुल्तान या राजा होता है, मुस्लिम सुल्तान जो है, उसे खलीफा कहा जाता था। और उसके साथ 1920 में
1920 में ब्रिटिशर्स ने जो जीते थे उन्होंने एक बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर संधि की और इस संधि के द्वारा तुर्की का आधे से अधिक राज्य ले लिया गया। उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्योग धंधे, माइंस जो भी थी वो सब जीती हुए देशों ने ले ली। करोड़ों डॉलर का जुर्माना जो है लगाया गया तुर्की के ऊपर। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि तुर्की का जो राजा होता है वो मुस्लिमों का खलीफा या सबसे बड़ा धर्म गुरु, खलीफेट जिसको या खलीफ कहा जाता है, वो माना जाता है। यानी मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु को इस संधि में एक तरह से अपमान हुआ, क्योंकि उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा, साथ ही साथ करोड़ों डॉलर का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। तो ये एक तरह से पूरी दुनिया भर के मुसलमानों ने अपना अपमान समझा और इस अपमान के अगेंस्ट में उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और इसके लिए पूरे विश्व में जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी वहाँ पर खिलाफत कमेटियाँ बनाई गई। तो भारत में भी भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और इसके लिए भारत में भी खिलाफत कमेटी बनाई गई। इस समय पहले से ही जलियांवाला बाग से लोग गुस्से में थे और इसी समय जो मुस्लिम थे वो खलीफा के इस अपमान से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो है उन अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इंडियन मुस्लिम्स अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द ईस्ट वाइल ओटोमन एम्पायर। तो तुर्की जिसको ओटोमन एम्पायर या ओटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, वहाँ पर फिर से खलीफा के अधिकार को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों ने या भारतीय मुसलमानों ने भी इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इस खिलाफत आंदोलन के भारत के प्रमुख नेता जो थे वो दो भाई थे जिन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है और उन भाइयों के नाम थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और वो उन्होंने भारत में एक तरह से क्या किया, एक असहयोग आंदोलन की, ब्रिटिशर्स का असहयोग करने का एक आंदोलन चला दिया। और भारतीय मुसलमान अब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और यही गांधी जी को एक बहुत अच्छा अवसर लगा कि इस समय अगर कांग्रेस या भारतीय जनता जो है वो मुसलमानों के इस खिलाफत आंदोलन का अगर सपोर्ट कर देते हैं तो ऐसे में मुस्लिम भी भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा अवसर गांधी जी को लगा। तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने का निश्चय किया। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रोंग्स। और पंजाब में होने वाले जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसके अगेंस्ट में भी देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी मुस्लिम हिंदू दोनों मिलकर अंग्रेजों का विरोध करें, इस तरह का जो है गांधी जी ने प्लान किया। तो ये खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की के खलीफा के सम्मान को पुनः दिलाने के लिए किया गया था। इसका भारत या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किसी तरह का विशेष जो है नहीं था। लेकिन इस आंदोलन में जो हिंदू और मुसलमान या कांग्रेस और मुस्लिम लीग या मुस्लिम लोगों ने मिलकर साथ में जो है ब्रिटिशर्स का विरोध किया। इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन कहा जा सकता है। और ये जो है दोनों अली ब्रदर्स हैं, उनके पिक्चर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, उनकी ये दो पिक्चर्स हैं, दोनों में हैं। और इन्होंने इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इसके बाद एक नया और महत्वपूर्ण आंदोलन जो स्टार्ट होता है उसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, गुड बाय।